हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल। ठीक है, कल हमने क्या देखा था? ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो गया है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या था। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है, कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया जाएगा। ओके, कहाँ पर होगी? साइटोसोल के अंदर होगी। प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, सभी में कहाँ देखने को मिलेगी? हमें साइटोसोल के अंदर ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो यह डिपेंड नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एनएरोबिक होते हैं, तो उनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यह नहीं कह सकते कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। एरोबिक और एनएरोबिक हमने बात की थी। एरोबिक में क्या होगा? कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होगा, किसका रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है, जब उसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होंगे? वाटर, CO2 एंड एनर्जी रिलीज होती है। जबकि इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होता है वह एनएरोबिक कंडीशन में होगा। ऐसी कंडीशन में जो हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वह कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वह भी क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेरिजन में कम होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल। ठीक है, अब देखिए हम बात कर रहे हैं क्रेब साइकिल की। क्रेब साइकिल को अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे क्या कहा जाता है? TCA साइकिल। TCA साइकिल का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है। किसको? क्रेब साइकिल को ही नाम से जाना जाता है। क्रेब साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाई हैंस क्रेब। तो हैंस क्रेब के नाम से ही क्रेब साइकिल जो है वो नाम पड़ा। ठीक है, यह क्या है? रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप। हमने क्या देखा था कल कि जो हमारा पायरुवेट बना था ग्लूकोज के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पायरुवेट बना था। अब ये जो पायरुवेट है, एक ग्लूकोज कंपाउंड दो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन का होता है पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है यह कहाँ पर एंटर करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों एंटर करेगा बच्चों? क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन कराना है। पायरुवेट से आगे एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का। तो जो पायरुवेट है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करेगा, जहां पर जाकर के पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स था, जिसमें 3 एंजाइम थे: पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज और डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, 3 एंजाइम का कंपोनेंट था आपका अकेला ही पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। वहां पर क्या होता है? एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट को। जब पायरुवेट को एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या होती है? CO2 रिलीज होती है। पायरुवेट है आपका 3 कार्बन का, एसिटिल को एंजाइम क्या है? 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो एक पायरुवेट से एक CO2, हमारे पास में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल होते हैं। 2 पायरुवेट रिलीज होते हैं हमारे पास में। तो पायरुवेट से जब किस में एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है तो 2 CO2 हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए एसिटिल को एंजाइम जब बन जाता है तो एसिटिल को एंजाइम किस में एंटर करेगा? क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रेब साइकिल की स्टेप कहाँ पर होती है? यह पाथवे कहाँ देखने को मिलता है? यह साइकिल देखने को मिलता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ठीक है, इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है? क्रेब साइकिल देखने को मिलता है। ये क्रेब साइकिल किसके थ्रू स्टार्ट किया जाएगा? एसिटिल को एंजाइम। ठीक है, एसिटिल को एंजाइम और किसके साथ में बाइंड होता है? प्लस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में बाइंड होकर के क्या करता है? स्टार्ट करेगा इस पाथवे को। ओके, अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी बुक में क्या दे रखा है। TCA साइकिल में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है एसिटिल ग्रुप का। एसिटिल ग्रुप का ऑक्सैलिक एसिड के साथ में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। और इसके थ्रू क्या होता है? यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? सिट्रेट मिलेगा। ठीक है, सिट्रेट हमें मिलेगा। सिट्रेट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज। तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एसिटिल को एंजाइम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के क्या बनाता है? सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट है आपका 6 कार्बन का है। सिट्रेट को सिंथेसाइज किया जाएगा।
ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर किसके द्वारा कैटलाइज की जाती है, सिट्रेट सिंथेस के द्वारा, और को एंजाइम को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, अब देखिए क्रेब्स साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो क्रेब्स साइकिल को क्या कहा जाता है, टीसीए साइकिल कहा जाता है। हेंस क्रेब ने ये क्या किया है, डिस्कवर किया है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलती है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और इन प्रोकैरियोट में हम बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर साइटोसोल में हमें यह प्रोसेस देखने को मिलती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस है आगे कैसे स्टार्ट होती है, ठीक है। ये जो कंप्लीट साइकिल चलेगा यह क्या होता है, यहाँ पर फर्स्ट हम ये रफ कर दूं, ठीक है। अब हम देखेंगे कंप्लीट साइकिल कैसे बनता है टीसीए का, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट स्टेप है इसका कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के अंदर क्या किया जाएगा, एसिटिल को एंजाइम, ठीक है, एसिटिल को एंजाइम ए, ये किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में एसिटिल को एंजाइम ए बाइंड हो जाएगा। एसिटिल को एंजाइम ए के साथ में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाइंड होगा जब इसके साथ में, तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज किया जाएगा, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम क्या फॉर्म करेगा, सिट्रेट सिंथेज बनाएगा आपका सिट्रेट, क्या बनाएगा बच्चों, सिट्रेट। देखिए ये पूरा क्रेब्स साइकिल हमें एक आपको इसके बेस पर याद करेंगे, CCI OK SS FMO, ये क्या ट्रिक है, ठीक है। इसके बेस पर हम पूरा क्रेब्स साइकिल आपको याद हो जाएगा। देखिए CCI, सी के अंदर फर्स्ट क्या हो गया आपका, सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट सिंथेज ने एसिटिल को एंजाइम और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मिला करके क्या बना दिया, सिट्रेट बना दिया। तो सिट्रेट बन गया है। अब ये सिट्रेट है किस में कन्वर्ट होगा, सिट्रेट जो है वो सिस एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सिस एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सॉरी एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में बन जाएगा, ये यहाँ पर होगा आपका सिस एकोनेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिट्रेट हो जाएगा आपका सिस एकोनेटेज में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एकोनेटेज। कौन सा एंजाइम आएगा यहाँ पर, एकोनेटेज एंजाइम आएगा, ठीक है। एकोनेटेज में जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए CC, अब अगेन ये किस में कन्वर्ट होगा, अगेन जो है वो एकोनेटेज एंजाइम, ये आइसोमराइजेशन का स्टेप है। अगेन एकोनेटेज एंजाइम जो है वो सिस एकोनेटेज को किस में कन्वर्ट कर देगा, आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में जब कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, वाटर का एडिशन किया जाएगा और एंजाइम कौन सा होगा, एकोनेटेज। देखिए ये कंप्लीट हो गया CCI, सिट्रेट, सिस एकोनेटेज और आइसोसिट्रेट, ये क्या है CCI, ठीक है। देखिए एसिटिल को एंजाइम एक क्रेब्स साइकिल में जब एंटर करेगा तो यह क्या होता है, 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में बाइंड होगा और इसमें से जो को एंजाइम होता है इसका ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। को एंजाइम ए बाहर निकल जाएगा, एसिटिल ग्रुप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा बच्चों, सिट्रेट, ठीक है। अब हमारा सिट्रेट बन गया है, कितने कार्बन का है ये, 6 कार्बन का कंपाउंड है। सिट्रेट जो है वो एकोनेटेज की प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट होगा, सिस एकोनेटेज में, तो कार्बन में कोई कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। 6 कार्बन का है और ये सिस एकोनेटेज आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यह भी 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो ये जो आइसोसिट्रेट है, आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट होगा आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट में आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम यूज करेंगे बच्चों, यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या किया जाएगा बच्चों, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यह क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट को। ये जो स्टेप है यह क्या है,
ऑक्सीडेटिव मतलब कि ऑक्सीडेशन के थ्रू डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर क्या होता है CO2 बाहर निकलती है, CO2 बाहर निकलेगी और यहाँ पर क्या किया जाता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है NADP को किस में कन्वर्ट करेगा, NADH को किस में कन्वर्ट करेगा, NAD प्लस को NADH में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाएगा NAD प्लस जो है वो आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये लिख देती हूँ ऐसे, NAD प्लस कन्वर्ट हो जाएगा आपका NADH के अंदर डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनेगा। अब ये कितने कार्बन का हो गया, जब एक CO2 इसमें से निकल गई तो 5 कार्बन का कंपाउंड। देखिए CCI अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ओके ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो यह किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर आएगा। अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में यह कन्वर्ट हो जाएगी सक्सिनिल को एंजाइम ए के अंदर। ठीक है, सक्सिनिल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटो ग्लूटरेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, सक्सिनिल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है CO2 रिलीज होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और इसके साथ साथ क्या होगा NADH बनेगा। ओके, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिलीज होगा और NADH का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यह भी कौन सा स्टेप है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमारे पास में एक तो यह स्टेप हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का, सेकंड वाला ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर सारे स्टेप लेके आएंगे। फर्स्ट हो गया कंडेंसेशन, सेकंड में क्या हो गया डिहाइड्रेशन, यहाँ पर क्या है हाइड्रेशन। ओके, या और ये क्या है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी क्या है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम बात करेंगे सक्सिनिल को एंजाइम को किस में कन्वर्ट किया जाएगा। सक्सिनिल को एंजाइम जाएगा आपका कहाँ पर, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनिल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट के अंदर। सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में सक्सिनिल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट के अंदर, सक्सिनेट। यहाँ पर क्या होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। आप जानते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किसके थ्रू किया जाएगा, जब कोई एक्स्ट्रा क्या होगा इसके पास में कंपाउंड होगा। सक्सिनिल को एंजाइम के पास में क्या होता है थायोएस्टर बॉन्ड होता है इसके पास में। सक्सिनिल को एंजाइम के पास में क्या होता है बच्चों, इसके पास में होता है एक थायोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो सक्सिनेट थायोकाइनेज यह क्या करता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करेगा। इसके अंदर क्या किया जाता है फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया जाता है। अब ये फॉस्फेट जो ग्रुप है ये या तो किसके ऊपर ATP प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर GTP। ATP या GTP यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये स्टेप है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सक्सिनिल कोएंजाइम के पास में एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है। सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो बॉन्ड होता है इसका टूटता है, वह क्या करता है ATP या फिर GTP प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब ये जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट क्या होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमेरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों फ्यूमेरेट के अंदर। ये दिख रहा है आपको फ्यूमेरेट के अंदर, भी इंक डालूंगी। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कर देगा सक्सिनेट को फ्यूमेरेट के अंदर। जब हमने डिहाइड्रोजिनेज की बात की है तो यह क्या करेगा या तो NADH रिलीज करेगा या फिर FADH2। यहाँ पर रिलीज होगा NADH की जगह पर FADH2 रिलीज किया जाएगा। FADH2 रिलीज किया जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। अब ये जो फ्यूमेरेट होता है, फ्यूमेरेट क्या करेगा, फ्यूमेरेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, फ्यूमेरेट होगा
फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, फ्यूमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो फ्यूमेरेट है यह हो जाएगा आपका मेलेट में कन्वर्ट। किसमें? मेलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तो इसे पानी की जरूरत होगी, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? वाटर का एडिशन कराया जाएगा। क्या होगा? यहाँ पर वाटर का एडिशन होगा। ठीक है। अब ये जो मेलेट बना है, मेलेट क्या होगा? मेलेट जो है वो वापस से आपका कहाँ जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होगा इसमें? मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यहाँ पर यूज किया जाएगा। यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मेलेट को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? NaDH। ओके, NaDH यहाँ पर रिलीज होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं CCI ओके SSFMO की। ठीक है, देखिए आपको याद कराएंगे अभी। CCI, सी मतलब कि सिट्रेट, ठीक है। सिस एकोनिटेज आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ये क्या हो गया? सक्सिनिल कोएंजाइम ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए के बाद में सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद में हो गया आपका फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट के बाद में मेलेट, मेलेट के बाद में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ओके, इसीलिए इसे याद करना, CCI ओके SSFMO। ठीक है, इससे आपको जल्दी याद होगा। अब देखिए एसिड हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये कंप्लीट कैसे किया जाएगा। फर्स्ट स्टेप है कौन सा? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंस क्या मतलब होता है कि किसी को अटैच करना, जोड़ना। ठीक है, तो हमने एसिटिल को एंजाइम और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के साथ में रख दिया है। दोनों को जोड़ेंगे तो किसकी एंजाइम? विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज क्या करेगा? ये 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट जब हम बनाएंगे तो सिट्रेट का आइसोमराइजेशन होगा किसके अंदर? एकोनेटेज के अंदर। एकोनेटेज एंजाइम की हेल्प से सिट्रेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? सिस एकोनेटेज के अंदर। सिस एकोनेटेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास में कौन सा हो गया? देखिए मैं स्टेप लिखती हूँ सारे। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारे पास में कंडेंसेशन। सेकंड हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की कमी हो गई। ठीक है, थर्ड स्टेप होगा एकोनेटेज जो है वो सिस एकोनेटेज को आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करेगा। तो ये कौन सा स्टेप होगा आपका? हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन। ये जो है डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, ये जो स्टेप हैं इसको एक ही स्टेप के अंदर काउंट किया जाता है, सेकंड के अंदर ही सेकंड ए और सेकंड बी। ठीक है, इसके बाद में हमारा थर्ड स्टेप होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब फोर्थ स्टेप हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का है, CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा यूज, वहाँ पर NaDH या फिर FADH का क्या किया जाएगा? प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइसोसिट्रेट ने अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट हुआ, एक CO2 हमारा कम हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 5 कार्बन हुए, यहाँ पर भी क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, तो क्या होगा? NaDH बन रहा है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, तभी हमारे पास में CO2 बनेगा। अब 5 कार्बन से यहाँ पर कितने कार्बन का कंपाउंड रह गया? ओनली सक्सिनिल को एंजाइम ए है आपका 4 कार्बन का कंपाउंड। ठीक है, तो चौथा जो स्टेप होगा हमारा ये भी क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब हम 5वें स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इसलिए इस स्टेप को क्या कहा जाएगा? फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर क्या किया जाएगा? ATP का प्रोडक्शन किया जा रहा है, इसीलिए क्या कहेंगे इस स्टेप को? फॉस्फोराइलेशन। अब जो सक्सिनेट है, सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? फ्यूमेरेट के अंदर। यह क्या है? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपका डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन। ओके, और 7वां स्टेप होगा हमारा यहाँ पर हाइड्रेशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? हाइड्रेशन।
और 8वां स्टेप आपका वही डिहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पर भी NADH का क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल के अंदर एक बार इसे फिर से रिवाइज करते हैं। क्रेब्स साइकिल को किसने दिया था, सर हेंस क्रेब ने इसको दिया था। उनके नाम के ऊपर ही इसका नाम क्या दिया गया है, क्रेब्स साइकिल कहा गया है। क्रेब्स साइकिल को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। यह साइकिल कहाँ होता है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। इसकी जो पोजीशन होती है कंप्लीटली क्या होती है, डिफरेंट होती है। मतलब कि यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हमें क्रेब्स साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है पायरुवेट का, देन पायरुवेट कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बाकी का जो क्या किया जाएगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले तो पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम में। अब ये एसिटिल कोएंजाइम एक किस में बाइंड हो जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में बाइंड हो जाएगा। तो 6 कार्बन कंपाउंड क्या बनेगा, सिट्रेट बनेगा। ओके, सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसके अंदर, सिस एकोनिटेज के अंदर, और ये सिस एकोनिटेज है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे ही आइसोसिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, देखिए एंजाइम के नाम बिल्कुल भी टफ नहीं है क्योंकि इनके नाम के बेस पर ही है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आपको लगाना है, डिहाइड्रोजिनेज लग रहा है मतलब कि NADH प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट यहाँ याद क्या रखना है कि CO2 कौन कौन से स्टेप के अंदर निकल रही है। CO2 निकलेगी जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 रिलीज होगी। ठीक है, एक CO2 रिलीज हो गई भाई। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इसने कन्वर्ट कर दिया अल्फा कीटोग्लूटरेट के अंदर। अब अल्फा कीटोग्लूटरेट से हम क्या बनाएंगे, सक्सिनिल कोएंजाइम A। ओके, सक्सिनिल कोएंजाइम A। जैसे ही सक्सिनिल कोएंजाइम A बनेगा बच्चों, यहाँ पर भी क्या होता है, CO2 रिलीज हो रहा है, लेकिन एंजाइम कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज है मतलब कि NADH वापस से रिलीज होगा। ठीक है, NADH निकला। अब सक्सिनिल कोएंजाइम A जो है इसके पास में क्या होता है, एस्टर बॉन्ड होता है। सक्सिनेट थायोकाइनेज की हेल्प से यह क्या करेगा, थायोकाइनेज, काइनेज का हम कहाँ यूज करते हैं, फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, तो सक्सिनेट थायोकाइनेज क्या करता है, SLP बनाएगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मतलब कि ये जो सक्सिनिल कोएंजाइम है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ये ऐड करेगा ATP पर या फिर GTP पर। मतलब कि एडेनिन या गुआनिन को अपना फॉस्फेट ग्रुप देगा तो ATP या फिर GTP हमें मिलेंगे। एनर्जी जो होती है दोनों की लगभग सेम ही होती है, ATP और GTP की। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम A सक्सिनेट थायोकाइनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट के अंदर। अब ये सारे के सारे कितने कार्बन के हैं, 4 कार्बन के कंपाउंड हैं। सक्सिनेट थायोकाइनेज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरेट के अंदर। डिहाइड्रोजिनेज है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, FADH2। क्या रिलीज होगा, FADH2। ये जो NADH और FADH रिलीज हो रहे हैं ना, यही आगे आपके ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन हम नेक्स्ट साइकिल पढ़ेंगे, वहां पर क्या किया जाएगा, NADH और FADH से हम ATP का प्रोडक्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इनका यूज क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगा, इस स्टेप में FADH2 निकलेगा। अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ने सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट तो कर दिया, अब फ्यूमेरेज एंजाइम की हेल्प से फ्यूमेरेट को मेलेट में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे ही फ्यूमेरेट मेलेट में कन्वर्ट होगा, हमें वाटर की जरूरत होगी, तो इसीलिए वाटर का एडिशन कराया जाएगा। तो फ्यूमेरेट टू मेलेट जो कन्वर्जन होता है, यह स्टेप कौन सा होगा आपका, हाइड्रेशन होगा। ठीक है, हाइड्रेशन होगा, मेलेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको दिक्कत, ये हो गया आपका कंप्लीटली क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 8 स्टेप है। ठीक है, 8 स्टेप कौन कौन से हैं, फर्स्ट कौन सा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन आपको पता है। ठीक है, सेकंड क्या है, डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज हो रहा है। डिहाइड्रेशन के बाद में हाइड्रेशन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसिट्रेट में। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, आइसोसिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में। अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनिल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन, सक्सिनिल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा आपका सक्सिनेट के अंदर। ठीक है, सक्सिनेट में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट किया जाएगा, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट किया जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। और सक्सिनेट से फ्यूमेरेट जो बना है, फ्यूमेरेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा,
मेलेट में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन सा स्टेप होगा? मेलेट को कन्वर्ट करने के लिए हमें हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन कराते हैं, एंड मेलेट जब बनेगा तो मेलेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन सा स्टेप? डिहाइड्रोजिनेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस और जो स्टेप होता है कौन सा आपका? क्रेब्स साइकिल, दोनों को मिला करके कितने एटीपी रिलीज होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो देखिए अब हम बात करेंगे कि कितने एटीपी हमें रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर। अब तक हमने ग्लाइकोलाइसिस और रेस्पिरेशन के अंदर जितने भी देखे, हमारे पास में क्या रिलीज हो रहे हैं? सारे के सारे NADH रिलीज हो रहे थे। एक जो है वो हमने जब सक्सीनेट से फ्यूमिनेट में कन्वर्ट कराया है, ठीक है, तो हमें क्या मिला है? FADH2 मिला है ना। सक्सीनेट से जब हमने फ्यूमिनेट में कन्वर्ट कराया तो हमें एक FADH2 मिला है, बाकी सब हमारे पास में क्या थे? NADH थे। अब हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस में, तो ग्लाइकोलाइसिस को आपको याद है, कल ही पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी थे? ग्लाइकोलाइसिस में थे आपके टोटल 7 एटीपी। ठीक है, 7 एटीपी थे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, 7 एटीपी थे ग्लाइकोलाइसिस में। और क्रेब्स साइकिल की हम बात करते हैं। क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने हैं? फर्स्ट स्टेप आपका NADH, सेकंड क्या है? NADH, एंड थर्ड NADH। तो 6 तो क्या होते हैं आपके? NADH रिलीज होते हैं। ठीक है, 6 NADH, एक से क्या बन रहे हैं? 2 NADH रिलीज हो रहे हैं, तो 6 तो NADH हो गए। ठीक है, 6 NADH के साथ में 2 क्या होते हैं? FADH2, 2 क्या होते हैं? FADH2, और इसके साथ में 2 क्या होते हैं? ATP रिलीज होते हैं, ATP या फिर GTP। और क्या रिलीज होता है? और रिलीज होते हैं अब आपके 4 CO2। ठीक है, 4 CO2 रिलीज हो गए। ये क्या होता है? क्रेब्स साइकिल के अंदर होता है। और हमारा जो बीच में होता है स्टेप, बीच वाला स्टेप होता है जब पायरुवेट से हम एसिटिल को एंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पायरुवेट से एसिटिल को एंजाइम में इसे क्या कहेंगे? पायरुवेट का ऑक्सीडेशन। ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन के अंदर हमें 2 CO2 मिलते हैं, 2 CO2 प्लस 2 NADH मिलते हैं। ठीक है, 2 NADH मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनकी टोटल ATP कैलकुलेट करेंगे। देखिए 2 NADH हैं, 2 NADH से हमें क्या मिलेंगे? 5 ATP। 6 NADH से कितने मिलेंगे? 6 से कितने मिलेंगे? 15 ATP। देखिए एक से हमें कितने मिल रहा है? एक से मिल रहा है 2.5, तो 6 से कितने मिलेंगे? 15। ठीक है, टोटल हमें कितने मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे 15 ATP। और जो FADH2 होता है, 2 FADH2 से मिलेंगे हमें 3 ATP, और 2 हमारे पास में यहाँ है ये, तो इनको काउंट करो। टोटल कितने ATP हो गए? टोटल जो है वो रेस्पिरेशन के एक स्टेप में कितने ATP हो गए? टोटल ATP की हम बात करें तो बच्चों देखिए 7 तो यहाँ पर हो गए हमारे पास में, 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12, यहाँ पर हो गए 12, 13 14 15 ATP ये हो गए 15, और 15 और 15 ये हो गए आपके पास में 30 ATP। ठीक है, 30 और बाकी के 2 ये रहे 32। तो टोटल ATP कितने होंगे? 32 ATP। ठीक है, ये हम कह रहे हैं 32 ATP रिलीज होते हैं। लेकिन ये जो NADH रिलीज होता है, इसके बेस पर ये डिपेंड करता है कि ये मेलेट एस्पार्टेट शटल को यूज़ करेगा या फिर FADH2 के शटल को यूज़ करेगा। उसके बेस पर क्या किया जाता है? ATP कैलकुलेट करेंगे हम। तो जब ये मेलेट एस्पार्टेट शटल को यूज़ करता है तब क्या रिलीज करता है? 5 ATP, मतलब कि 2 NADH क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाएंगे। जब कौन सा शटल सिस्टम यूज करेगा? मेलेट एस्पार्टेट शटल को। लेकिन जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल को यूज करेगा, शटल सिस्टम आपको पढ़ाऊंगी, जब ग्लिसरॉल 3, ये जो NADH है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल को यूज करता है, तो यह क्या रिलीज करता है? यह क्या रिलीज करेगा? ये क्या रिलीज करता है? तब रिलीज करता है ये कितने? 3 ATP बनाता है। ठीक है, 3 ATP बनाता है, FADH2 की तरह बिहेव करेगा और 3 ATP बनाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं कि 3 ATP बनाएगा,
तो क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे 30 ATP। जब मैलेट एस्पार्टेट सटल को यूज करेगा तो 32 ATP बनेंगे, और जब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल को यूज करेगा तो कितने बनेंगे आपके 30 ATP रिलीज किए जाएंगे। ठीक है, 30 जो है वो ATP रिलीज किए जाएंगे जब क्या करेगा यह ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को सटल को यूज करेगा। देखिए जब 3 ATP रिलीज किए जाएंगे, इसके पास में 7, तो ये हो गए आपके पास में 7, 8, 9, 10। जब 3 को यूज करेगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को 10, 10, 20, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, यह जो डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा यदि यह क्या करेगा मैलेट एस्पार्टेट सटल को यूज करेगा, मैलेट एस्पार्टेट सटल को यूज करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा 5 ATP बनाएगा, 5 ATP ये जो NADH होता है। और यदि यह क्या करेगा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल को यूज करेगा, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल को यूज करेगा तो क्या बनाएगा 3 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए हमारे पास में एक ग्लूकोज का जब क्या कर रहे हैं हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल ATP कितने मिल रहे हैं 32 ATP। और जब ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट को यूज करेगा 30 ATP। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है वो टोटल क्या हो जाए टूट जाए। तो देखिए 2 CO2 यहाँ पर रिलीज हो गए, 4 CO2 यहाँ पर रिलीज हो गए। एक ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं भाई 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन का कंपाउंड जो है पूरा क्या हो गया टूट चुका है। ठीक है, इसके साथ में वाटर भी रिलीज होता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके क्या क्या रिलीज किया जाए वाटर CO2 और एनर्जी रिलीज की जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके वाटर CO2 और एनर्जी रिलीज की जाती है, वही क्या है रेस्पिरेशन है भाई। ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, वाटर CO2 और एनर्जी हमने निकाल दी, वाटर CO2 और एनर्जी और क्या कर दिया हमने रिलीज कर दिया। तो देखिए ग्लूकोज की जो रेस्पिरेशन की स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ रिएक्शन को। रिएक्शन के अंदर कितने यूज किए जाते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज के अंदर C6 कितने कार्बन का होता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक है, इतने ही हमें ऑक्सीजन कंपाउंड की रिक्वायरमेंट होगी। अब इसका क्या किया जाएगा ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में क्या रिलीज किए जाएंगे 6 तो CO2 रिलीज किए जाएंगे भैया, 6 CO2 रिलीज होंगे, 6 ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए जाएंगे प्लस एनर्जी। ये क्या है आपका रेस्पिरेशन का रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है रेस्पिरेशन। अब देख लो एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने पर 6 तो CO2 हो गए आपके, 2 यहाँ पर हो गए पायरूवेट के ऑक्सीडेशन में, ठीक है, और 4 क्या हो गए बाहर रिलीज हो गए। वाटर मॉलिक्यूल एक तो ग्लाइकोलाइसिस में रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी कहाँ पर रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन के स्टेप के अंदर। आप आसानी से देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या रिलीज किया जाता है और क्या पर सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्रेब्स साइकिल कंप्लीट। तो आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन के अंदर कितने टोटल ATP प्रोड्यूस किए जाते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एक ग्लूकोज को तोड़ करके टोटल 32 ATP जब किसको यूज करेगा मैलेट एस्पार्टेट सटल को यूज करेगा। ये NADH, क्योंकि ये कहाँ है NADH जब किस में एंटर करेगा, सॉरी ये वाला NADH नहीं, ये वाला NADH नहीं, साइटोसोल वाला, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस वाला जो NADH होता है, क्योंकि ये तो कहाँ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये बच्चों ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस वाला होता है हमने ये 7 ATP बनाए हैं ना। देखिए 7 ATP हमने 4 तो ATP होते हैं इसके पास में और 2 क्या होते हैं NADH होता है। ठीक है, 2 NADH से 5 ATP बनेंगे, 5 4 9, 2 हमारे यूज हो जाते हैं तो हम कह रहे हैं 7 ATP। तो देखिए 5 ATP में से ये जो NADH होता है साइटोसोल वाला, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रही है बच्चों साइटोसोल के अंदर, सॉरी, क्योंकि साइटोसोल से जब हमें माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराना होगा इस NADH को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो यह डिपेंड करेगा कि मैलेट एस्पार्टेट सटल को यूज कर रहा है या फिर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सटल को यूज कर रहा है। ठीक है, ये मैंने गलत बता दिया आपको कि ये क्या है
ये तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही है, ठीक है, ये एनएडीएच तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही है। ये वाला जो साइटोसोल वाला एनएडीएच है, यदि ये मेलेट एस्पार्टेट शटल को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा साइटोसोल से, तो यह क्या बनाएगा, 5 एटीपी रिलीज करेगा। लेकिन यदि यह एनएडीएच मेलेट एस्पार्टेट शटल को यूज ना करके ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल को यूज करेगा और साइटोसोल से देन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, तब ये 3 एटीपी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 32 एटीपी रिलीज किए जाते हैं मोस्टली, क्या होता है, एक ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने पर, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है बच्चों, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन के अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड जो पाथवे हैं वो कंप्लीट हो गए हमारे। फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड है आपका क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे इसके अंदर कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो पाथवे होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो NADH और FADH2 रिलीज किए जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल के अंदर, इनका क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा, ठीक है। जब इनका ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं यह क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं और इनसे ATP की सिंथेसिस की जाती है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा लास्ट स्टेप कौन सा रह गया है रेस्पिरेशन के अंदर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ETS कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या कहा जाएगा इसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ही। तो देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जनरेट होते हैं, सॉरी, NADH और FADH2 जो है वो जनरेट किए जाएंगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने पर, और जो रिडक्शन किया जाता है NADH और FADH2 के अंदर, ठीक है। NADH2 और NADH और FADH2 जनरेट कहाँ होंगे, जनरेट इनटू ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। अब ये NADH और FADH2 है, इनका क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। ऑक्सीडेशन जब इनका किया जाएगा तो यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और फाइनली इन इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑक्सीजन के पास में, और ऑक्सीजन के पास में ट्रांसपोर्ट करके वाटर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन से जब रिलीज होते हैं ऑक्सीजन के पास में, वाटर रिलीज होता है, ट्रांसफर किया जाएगा, वाटर बनाया जाएगा, और यहाँ से क्या किया जाता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। एनर्जी या फिर ATP का क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, ATP का प्रोडक्शन होगा इस पाथवे के अंदर, वो देखेंगे हम कैसे, ठीक है। तो देखिए ये जो है फ्री एनर्जी चेंज किया जाता है, एक्सर्गोनिक नेचर है, मतलब कि ATP बनेगी, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है किसका ब्रेकडाउन करने पर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने पर, ठीक है। जब फ्री एनर्जी रिलीज होती है NADH और FADH2 से, उसका किस में यूज किया जाता है, ATP में यूज किया जाएगा, ATP का प्रोडक्शन किया जाएगा, ATP प्रोडक्शन किया जाएगा जब क्या होगा, फ्री एनर्जी रिलीज होगी, फ्री एनर्जी रिलीज थ्रू दी ऑक्सीडेशन, ठीक है। ATP प्रोड्यूस किए जाएंगे जब फ्री एनर्जी क्या होती है, रिलीज होगी ऑक्सीडेशन से NADH और FADH2 के से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन के पास में, कहाँ, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर हो रहा है आपका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये सारी की सारी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, 4 जो एंजाइम के कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 एंजाइम के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हम इनके नाम लिखेंगे हम। कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है
इसे क्या कहा जाता है, NADH कोएंजाइम क्विनोन रिडक्टेज। क्या कहा जाएगा इसको, NADH कोएंजाइम, NADH कोएंजाइम, क्यू को कहेंगे क्विनोन रिडक्टेज, NADH कोएंजाइम क्विनोन रिडक्टेज, या फिर इसे कहा जाएगा NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सक्सीनेट कोएंजाइम क्विनोन रिडक्टेज, सक्सीनेट कोएंजाइम क्विनोन रिडक्टेज। सक्सीनेट कोएंजाइम क्विनोन रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स जो थर्ड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड को क्या कहा जाएगा, कोएंजाइम क्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहा जाएगा, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और क्या कहा जाएगा इसे, कोएंजाइम क्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, कोएंजाइम क्विनोन साइटोक्रोम कोएंजाइम क्विनोन साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। फोर्थ जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे क्या जाएगा, साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स। फोर्थ को क्या कहा जाएगा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कहा जाएगा। किसको, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। तो देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये कहाँ हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, ये हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के पास में ये 4 के 4 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा और उससे ATP की सिंथेसिस की जाती है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्स इंसर्ट होते हैं, जिनमें से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करता है, NADH कोएंजाइम। मतलब कि NADH का ब्रेकडाउन करने पर, ऑक्सीडेशन करने पर एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उनको ट्रैप किया जाएगा किसमें, NADH। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है NADH, वह डायरेक्टली किसको ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन को, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कॉम्प्लेक्स होता है FADH2 का जो ब्रेकडाउन होगा। FADH2 कहाँ से निकलता है, जब सक्सीनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर FADH2 निकलता है। बाकी जो ग्लाइकोलाइसिस और रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल होता है वहाँ पर कहीं भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो सक्सीनेट कोएंजाइम क्विनोन रिडक्टेज जिसे नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, एनर्जी रिलीज होती है। सक्सीनेट कॉम्प्लेक्स सेकंड किसको ट्रांसफर करेगा, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड, ऐसा नहीं कि पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में जाएंगे इलेक्ट्रॉन फिर सेकंड के पास में, नहीं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH का ऑक्सीडेशन होगा, वहाँ पर NADH से डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड से डायरेक्टली किसके पास में, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में ट्रांसफर किया जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है, जब ये रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, तो फाइनली ये किसके पास में ट्रांसफर करता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में ट्रांसफर करता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट है, इसके पास में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, FMN और FES पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में क्या पाए जाते हैं, इसके पास में प्रेजेंट होते हैं FMN और आयरन सल्फर। ठीक है, FMN और FES पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास में होंगे FAD और FES। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये FAD और FES, आयरन सल्फर। कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में होते हैं हीम साइटोक्रोम जो होता है आपका, हीम होता है, और क्या होता है, आयरन सल्फर होता है। ठीक है, हीम और आयरन सल्फर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में होता है हीम और कॉपर। हीम और कॉपर किसके पास में होता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में होगा। ये क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN और आयरन सल्फर, सेकंड में FAD और आयरन सल्फर, थर्ड के पास में हीम या फिर साइटोक्रोम सी। ठीक है, और क्या होते हैं, आयरन सल्फर होते हैं। ठीक है, फोर्थ के पास में क्या होता है, हीम और कॉपर, ये प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, ये मैं रफ करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके पास में, देखिए फर्स्ट होगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट डायरेक्टली किसको ट्रांसफर करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से सबसे पहले क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, क्विनोन को जाएगा, ये है क्विनोन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो NADH का ब्रेकडाउन करेगा, NADH का ब्रेकडाउन करेगा NAD प्लस के अंदर, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे, क्विनोन के पास में। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड, यह क्या करेगा, FADH2 का ब्रेकडाउन करेगा, FADH2 का ब्रेकडाउन करेगा FAD प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यह क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा इसको। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो सक्सीनेट से जब हम फ्यूमिरेट बनाते हैं तो FADH2 निकलता है, FADH2 का ऑक्सीडेशन किया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, क्विनोन के पास में, ठीक है। क्विनोन देगा इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में, और कॉम्प्लेक्स थर्ड ट्रांसफर करेगा किसको, साइटोक्रोम C को। कॉम्प्लेक्स थर्ड किसको ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C फाइनली किसके पास में ट्रांसफर करेगी, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास में ट्रांसफर किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ है यह क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा इन इलेक्ट्रॉन को, और क्या रिलीज करता है, वाटर रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। हाफ ऑक्सीजन है प्लस H प्लस, ठीक है, और यहाँ से क्या रिलीज किए जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे एक एक करके स्टेप पूरा कैसे किया जाएगा। देखिए बुक में क्या दे रखा है आपकी, में बुक की हम बात करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है कि जो NADH और FADH2 से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी से क्या रिलीज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कहाँ पर, ऑक्सीजन के पास में, और किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, वाटर का। मेटाबॉलिक पाथवे जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, कहाँ पर होगी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होगा, NADH से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। NADH से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं कहाँ पर, मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के पास में। देखिए ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल के मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है, लेकिन NADH रिलीज हो रहे हैं कहाँ, रिलीज हो रहे हैं इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। ये NADH कहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे, ट्रांसफर टूवर्ड दी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के पास में इनको ट्रांसफर किया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन के पास में इनको ट्रांसफर किया जाएगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है देन किसके पास में ट्रांसफर होंगे, यूबी क्विनोन के पास में, ठीक है। यूबी क्विनोन के पास में ट्रांसफर होंगे, और फिर फाइनली किसके पास में ट्रांसफर होते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। ऐसे ही यूबी क्विनोन कहाँ से रिसीव करता है, कॉम्प्लेक्स जो सेकंड है वहां से यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से रिसीव करता है। तो दोनों जगह से यूबी क्विनोन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। तो ये जो यूबी क्विनोन है अभी इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, यूबी क्विनोन कहेंगे, यूबी क्विनोन कहेंगे। लेकिन जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में ट्रांसफर होंगे तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। जब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यह कौन सी कंडीशन होगी इसकी, यूबी क्विनोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी यूबी क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेमी यूबी क्विनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इसके पास में एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, QS2। इसे क्या कहेंगे, क्विनॉल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, यूबी क्विनॉल कहेंगे, यूबी क्विनॉल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, इसको यूबी क्विनॉल कहा जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ये कंडीशन हो गई यूबी क्विनॉल। तो देखिए यूबी क्विनोन जो है वो रिसीव करता है FADH2 से भी, और जब जनरेट किया जाएगा यूबी क्विनोन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, देन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूबी क्विनॉल के अंदर, ठीक है। ऑक्सीडाइज होगा, ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर, साइटोक्रोम C के पास में, थर्ड कॉम्प्लेक्स से होता हुआ फाइनली किसके पास में ट्रांसफर किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स 4 के पास में, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है ATP सिंथेज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ मैंने पहले आपको पढ़ाया था कि जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ फोटोसिंथेसिस वाला जब चैप्टर पढ़ा था, इसे क्या कहा जाता है,
एटीपी सिंथेज कहा जाता है। एटीपी सिंथेज मतलब कि यह एटीपी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एटीपी सिंथेज कहा जाएगा। और यह क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी का क्या करता है, प्रोडक्शन करता है एटीपी का। और जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर के ऑक्सीडेशन के ऊपर, ठीक है। देखिए NADH और FADH का ऑक्सीडेशन जो किया जाता है यह क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। NADH और FADH आपकी बुक के अंदर क्या दे रखा है कि NADH का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो हमें क्या मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलेंगे। और जो FADH2 का कराया जाएगा तो हमें 2 ATP मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली क्या होता है यहाँ पर 2.5 ATP माना जाता है इसको, ठीक है, लेकिन बुक के अंदर 3 ATP दे रखा है तो हम इनमें से 3 ATP कहेंगे। FADH2 से निकलते हैं 1.5 ATP, 1.5 ATP, लेकिन आपकी बुक में क्या दे रखा है 2 ATP, ठीक है। तो आपको क्या आंसर करना है, 2 ATP करना है, ठीक है। FADH2 के ऑक्सीडेशन से हमें 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। ATP के अब एरोबिक प्रोसेस है जहां पर कहाँ होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो यह क्या है, यह लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करती है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये रही आपकी ऑक्सीजन, यह क्या करती है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगी और क्या बनती है, वाटर का प्रोडक्शन करेगी, वाटर का प्रोडक्शन करेगी, 2 हाइड्रोजन आएंगे और फाइनली क्या रिलीज करती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करती है, ठीक है। रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सेम प्रोसेस होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। समझ गए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यहाँ पर यूटिलाइज की जाती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी रिलीज किए जाते हैं, इसीलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, ठीक है। रिलीज होती है एनर्जी, रिलीज होती है एनर्जी, एनर्जी रिलीज थ्रू दी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यूज इनटू एटीपी प्रोडक्शन। तो जो एटीपी के प्रोडक्शन में एनर्जी का यूज किया जाएगा इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, एटीपी सिंथेस किया जाता है। फाइनली कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या होता है, एटीपी सिंथेस होता है। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है, इससे क्या की जाती है, एटीपी की सिंथेसिस की जाती है। एटीपी सिंथेस जो होता है इसके पास में क्या होता है, एटीपी सिंथेस के पास में F0 F1 का कॉम्प्लेक्स होता है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एटीपी की सिंथेसिस की जाती है, एटीपी की सिंथेसिस की जाती है। तो देखिए F0 F1 जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके थ्रू क्या किया जाता है, एटीपी की सिंथेसिस की जाती है, जिसमें से F1 क्या होता है, हेड पीस होता है, हेड पीस होता है। और जो F2 F0 होता है ये क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर दसा हुआ होता है, ठीक है। प्रोटॉन का क्या किया जाता है, बैक फ्लो किया जाता है। एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन का क्या किया जाएगा, बैक फ्लो किया जाता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। जब प्रोटॉन का बैक किया जाएगा देन क्या होती है, एटीपी की सिंथेसिस की जाती है, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस होती है, 2 प्रोटॉन पास होते हैं F0 से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया जाएगा। ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपको फिर से बताऊंगी, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में आपको बताऊंगी। पहले इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होंगे, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में से NADH का क्या होगा, ब्रेकडाउन किया जाएगा, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या है, NADH से कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में NADH का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या रिलीज होता है, जब NADH का ऑक्सीडेशन किया जाएगा बच्चों तो क्या रिलीज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं जब NADH का क्या किया जाएगा, ऑक्सीडेशन किया जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं इनको ट्रांसफर किया जाएगा, इनको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, कहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, इनको ट्रांसफर किया जाएगा किसके पास में, इलेक्ट्रॉन को। फाइनली हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास में, लेकिन फर्स्ट जो है वो NADH का ऑक्सीडेशन करने पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे,
कोएंजाइम क्विनोन के पास में, कोएंजाइम क्विनोन के पास में। जब क्विनोन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा तो इसे कहेंगे यूबी क्विनोन। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन आएगा तो इसे क्या कहेंगे, सेमी यूबी क्विनोन, मतलब कि मिडिल कंडीशन हो गई, ठीक है। और जब क्विनोन के पास में कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे तो वह क्या हो गया है, यूबी क्विनोल हो गया है, यूबी क्विनोल हो गया है। ऐसे ही जब FADH2 होता है, FADH2 जब क्या किया जाता है, FADH2 से FADH का ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन फाइनली किसके पास में, कोएंजाइम क्विनोन के पास में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कोएंजाइम क्विनोन के पास में जब ट्रांसफर हो जाता है तो ये क्विनोन जो होता है ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ये कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है, रिसीव करता है। कॉम्प्लेक्स जो थर्ड है रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स सेकंड से, और फाइनली ये किसके पास में ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम C के पास में इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास में, कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है, कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो ट्रांसफर करेगा विन इलेक्ट्रॉन को, ट्रांसफर दी इलेक्ट्रॉन टुवर्ड दी साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के पास में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साइटोक्रोम जो C है यह फाइनली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है, और साइटोक्रोम C जो है वह यह क्या करती है, ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन को, ट्रांसफर दी इलेक्ट्रॉन फॉर कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। ट्रांसफर कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स जो 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में, कि हमने बोला था हीम होता है इसके पास में, ठीक है, और क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर कौन कौन से होते हैं इसके पास में, कॉपर होता है, कॉपर A, कॉपर B। जो हीम होता है वह होता है इसके पास में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होता है इसके पास में, ठीक है। साइटोक्रोम A होता है और कौन सा होता है इसके पास में, साइटोक्रोम B होता है, सॉरी साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं। हीम जो होता है और कॉपर होता है, कॉपर A और कॉपर B। कॉम्प्लेक्स जो 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, कहाँ पर देता है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये पूरी प्रोसेस हो गई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। ये सब जो कंडीशन होती है तो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस और क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन जो ग्रेडियंट है उसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंस आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए फाइनली हम बात करेंगे किसकी, एटीपी कैसे बनेंगी भैया, एटीपी कैसे बनेंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका। एटीपी प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस। देखिए ये सारी प्रोसेस चल कहाँ रही है, हमने बात की कि ये सारी प्रोसेस चल रही है आपकी कहाँ पर चल रही है बच्चों, ये सारी प्रोसेस चल रही है कहाँ पर, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो फाइनली देखिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कॉम्प्लेक्स थर्ड, क्योंकि हम NADH से देखेंगे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया साइटोक्रोम C, यहाँ पर हो गया आपका क्विनोन, ठीक है, क्विनोन हो गया। अब ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ओके। इनर मेम्ब्रेन ये क्या है, मैट्रिक्स रीजन है, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में कौन सा स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन रीजन, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का रीजन। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मैट्रिक्स, ये क्या है, मैट्रिक्स है, तो हमारे पास में NADH और FADH2 कहाँ रिलीज हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रिलीज हो रहे हैं। जब NADH को NAD+ में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने पर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्या होता है, 4 प्रोटॉन बाहर जाते हैं, ठीक है, 4 प्रोटॉन बाहर जाएंगे। ऐसे ही क्या होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन क्विनोन के पास में जाएंगे, क्विनोन से इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ आए, क्विनोन से आए कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में। जब कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये क्या करता है, 4 प्रोटॉन रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, 4 प्रोटॉन रिलीज करेगा, और साइटोक्रोम C के पास में आए इलेक्ट्रॉन, और फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास में आए, कॉम्प्लेक्स 4 के पास में आए, और कॉम्प्लेक्स 4 जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो यहाँ से 2 प्रोटॉन रिलीज किए जाते हैं। तो काउंट करो, 4 और 4 8, 8 और 2 10 प्रोटॉन हो गए।
तो जब NADH का ऑक्सीडेशन किया जाता है, NADH का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होते हैं 10 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन रीजन में रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, ये NADH का है। और हम बात करें जब किसकी, ऐसे ही FADH2 की जब हम बात करेंगे तो FADH2 के अंदर क्या होता है, FADH का जब कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है वह 4 ना रिलीज करके कितने प्रोटॉन रिलीज करता है, इसमें से प्रोटॉन रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, FADH2 का जब ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो वह प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है। तो वहां पर टोटल कितने होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जाते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, 6 प्रोटॉन रिलीज करेगा। FADH2 क्या करता है, 6 प्रोटॉन रिलीज करेगा। और जो NADH होता है वह क्या करता है, 10 प्रोटॉन रिलीज करेगा। ठीक है, 10 प्रोटॉन रिलीज करेगा। अब ये जो 6 प्रोटॉन होते हैं और 10 प्रोटॉन होते हैं, तो हमने क्या बोला कि ये जो NADH, अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 5th होगा। ठीक है, एक और हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 5th, क्योंकि हमें ATP की सिंथेसिस करानी है। ठीक है, इसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स 5th ATP सिंथेस। ठीक है, ये ATP सिंथेस क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो गई है, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स में अब क्या हो गई है, pH लो हो गई, जबकि यहाँ पर pH क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। H+ यहाँ पर क्या है, हाई है। जब H+ यहाँ पर हाई होगा तो वापस से, हमने अभी तो H+ ऊपर भेजे थे, लेकिन अगेन वापस से क्या किया जाएगा, H+ का बैक फ्लो होगा, वापस से इनका बैक फ्लो होगा और ADP + PI मिलकर के क्या बनाएंगे, ATP की सिंथेसिस करेंगे। तो ये कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स 5th होगा। कॉम्प्लेक्स 5th को इसीलिए क्या कहा जाता है, ATP सिंथेस कहा जाएगा। ATP सिंथेस कहा जाता है। इसके पास में क्या होता है, F0 F1 का कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में जब ये प्रोसेस हो रही होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो एनर्जी प्रोटॉन जो होते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाई हो जाते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो मैट्रिक्स रीजन में प्रोटॉन का नंबर कम हो जाएगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में बैक फ्लो किया जाएगा प्रोटॉन का। और ये जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, बैक फ्लो होंगे। तो यह होता है कॉम्प्लेक्स 5th जो होता है ATP सिंथेस, वह क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 5th जो ATP सिंथेस है वह क्या करेगा, ATP का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5th जो है वो ATP का प्रोडक्शन करेगा। तो देखिए 4 प्रोटॉन से क्या होता है, 1 ATP बनता है। 4 जो प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे लिख दूँ 4 प्रोटॉन से 1 ATP रिलीज होगा। ठीक है, 4 प्रोटॉन से 1 ATP रिलीज होगा। तो यहाँ पर कितने हैं, 4 और 4 8। ठीक है, 2 और 2 हाफ, 2 हो गए 0.5। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 NADH से हम कितने निकाल रहे हैं, 10 प्रोटॉन निकाल रहे हैं ना। NADH से कितने निकल रहे हैं, हमारे पास में 10 प्रोटॉन। और ये जो 10 प्रोटॉन है इनसे क्या बनता है, 2.5 ATP रिलीज किए जाते हैं। यहाँ पर हम 1.5 कहते हैं, यहाँ पर हम 1.5 कह रहे हैं। देखिए 4 ATP मिलकर के क्या बना रहे हैं, 4 प्रोटॉन मिलकर के 1 ATP बना रहे हैं। तो 4 मिलकर के 1 ATP बनाएंगे, 6 है यहाँ पर, और 2 का आधा। ठीक है, तो 0.5। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, 1.5 ATP प्रोड्यूस किए जाएंगे। दिक्कत कोई आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स 3rd 4th आपसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स 2nd जो है वो कितने प्रोटॉन रिलीज करता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो भैया कॉम्प्लेक्स 2nd अकेला बिल्कुल नहीं रिलीज करता है, 3rd और 4th रिलीज किए जाएंगे। और जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वहाँ पर कितने होंगे, 6 प्रोटॉन रिलीज किए जाएंगे। NADH से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो 10 प्रोटॉन रिलीज किए जाएंगे। जब ATP सिंथेज से बैक फ्लो होगा प्रोटॉन का, तो जो ATP सिंथेज ATP प्रोड्यूस करेगा। NADH का जब क्या होता है, ATP सिंथेज के थ्रू ATP सिंथेसिस की जाएंगी, तो 10 प्रोटॉन से 2.5 ATP बनेगा। जबकि जो FADH2 होता है यह क्या करता है, 6 प्रोटॉन को रिसीव करके क्या बनाता है, 1.5 ATP रिलीज करता है। ठीक है, 1.5 ATP 1.5 ATP क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये क्या हो गया, आज आपका कंप्लीट हो गया है, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वह हम क्या करेंगे बच्चों, कल करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, रेस्पिरेशन के अंदर आपका ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और कौन सा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।